हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है फ्रेम ऑफ सूट अंडर ऑर्डर टू। ऑर्डर टू के अंडर जो फ्रेम ऑफ सूट आता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर रूल 1 से लेकर रूल 7 तक के बारे में बात की जाती है अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ सूट क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ सूट का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो भी हमारा केस है वो किसी एक ही सूट के अंदर सारे जो कॉज ऑफ एक्शन है वो एक ही सूट के अंदर आ जाए, ताकि हमारा जो कोर्ट का जो जुडिशियल टाइम है उसका वेस्टेज ना हो और डिफेंडेंट भी जो भी डिफेंडेंट है उसको बार बार हरास ना किया जाए। मतलब एक ही केस के अंदर सारे कॉज ऑफ एक्शन, जो भी रीजंस थे जिनकी वजह से एक आदमी केस कर रहा था, जो प्लेंटिफ है मतलब कंप्लेनेंट, वो जो केस कर रहा था उसी के अंदर वो सारी चीज़ों को, सारी बातों को रख दे, ताकि जब वो कोर्ट में जाए तो उसको उन सारे मैटर के ऊपर फैसला एक साथ ही मिल जाए। नेक्स्ट आ जाता है अब रूल 1 क्या है। रूल 1 मीन्स फ्रेम ऑफ सूट। अभी जो जनरली मैंने आपको पीछे बताया एग्जैक्टली ये भी वही है। तो मतलब एक सूट को इस तरीके से बनाया जाए ताकि जो फाइनल डिसीजन है, जित जो भी फाइनल डिसीजन है उसमें सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो सारे इंक्लूड होने चाहिए, ताकि फर्दर जो भी लिटिगेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब एक बार इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई एक लैंडलॉर्ड था जिसने उसका जो टेनेंट था, उसका जो किराएदार था, उसके अगेंस्ट एविक्शन मतलब उसको निकालने के लिए कोई केस किया। अब उस केस के अंदर जो भी वो जितने भी क्लेम है वो सारे उसको उसी केस के अंदर कर लेने हैं। मान लो कोई रेंट था, उसने जो नहीं पे किया तो रेंट का भी जो मैटर है वो उसी केस के अंदर डाल देगा। दूसरा कोई डैमेजेस हैं तो वो भी उसी केस में डाल देगा, ताकि एक ही केस के अंदर सारे डिस्प्यूट जो हैं वो उसके रिजॉल्व हो जाएं। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 2। अब ये रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब होल क्लेम टू बी इंक्लूडेड, मतलब जितने भी क्लेम्स हैं वो सारे एक ही केस के अंदर आ जाने चाहिए। एक बार इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे। मान लो कि कोई ए जो है रेंट दे, मतलब अपना जो घर है वो बी को रेंट पे देता है, और रेंट जो उसने फिक्स किया है 1200 पर ईयर के हिसाब से। अब जो रेंट है 1905, 1906, 1907 का अनपेड है। बी ने रेंट नहीं दिया 5, 6, 7 3 साल का, लेकिन जो ए पर्सन है वो सिर्फ उसे 1906 के लिए ही सू कर रहा है। उसको जो केस कर रहा है ए सिर्फ 1906 के लिए कर रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि वो बाद में 1905 और 1907 के लिए अलग से केस नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी उसे रिलीफ चाहिए, उसके जो भी रिलीफ्स हैं, मान लो 3 साल के रिलीफ थे तो उसको एक ही केस के अंदर सारे मेंशन कर देने हैं। अब ये पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है? तो पॉइंट नंबर 2 ये बताता है कि अगर वो जानबूझ के जो भी उसको कोई रिलीफ और भी लेना था वो उस केस में मेंशन नहीं करता है, तो सेम पर्सन बाद में जिसको सू कर रहा था, जिसके अगेंस्ट वो केस कर रहा था, वो केस नहीं कर सकता है। इसलिए बोला जा रहा था इसमें जो रूल 2 है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर उसके पास कोई मल्टीपल रिलीफ लेने हैं उसको दूसरे पर्सन के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट वो केस कर रहा है, तो सारे क्लेम को किसी एक ही केस में मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल 3, जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। कॉजेज ऑफ एक्शन, मान लो कोई भी ए ने बी के अगेंस्ट केस किया। अब उसमें जिसने मतलब बी के अगेंस्ट जब केस किया तो दो मान लो मैटर आ गए, कोई कंपनसेशन का मैटर आ जाता है और कोई जो भी डैमेजेस होते हैं। ये दोनों अगर मैटर आ जाते हैं, दोनों कॉज ऑफ एक्शन हो जाते हैं इसके, ये दोनों को उसको एक ही केस के अंदर मेंशन कर देना है। अब एक बार इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। अ प्लेंटिफ में ज्वाइन या यूनाइट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन इन वन सूट। मतलब कि जो प्लेंटिफ है, जो कंप्लेनेंट है, उसको जितने भी कॉजेस ऑफ एक्शन है वो एक ही सूट के अंदर मेंशन कर देने हैं जो भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट हैं, ताकि जो कोर्ट का टाइम है उसका वेस्टेज ना हो और जो डिफेंडेंट है उसको भी बार बार बुला के उसका भी हरास ना किया जा सके। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो ए को बी के अगेंस्ट कोई क्लेम करना था, या दो क्लेम थे। तो मान लो पहला था कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 50,000 का उसको अमाउंट पे करना था बी को ए के लिए, और डैमेजेस फॉर असॉल्ट
और 20,000 रुपये और भी देने थे। तो ये दोनों केसेस को वो एक ही सूट के अंदर, ये दोनों मैटर को वो एक ही सूट के अंदर मेंशन कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है रूल 4, ओनली सर्टेन क्लेम्स कैन बी ज्वाइंट विद सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा कि कुछ ही और क्लेम्स आप उस केस के साथ, उस सूट के साथ ऐड कर सकते हो। वो क्या क्या हो सकते हैं? मान लो अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी जमीन हो गई, कोई भी घर हो गया। कैन नॉट नॉर्मली बी मिक्स विद अदर क्लेम्स एक्सेप्ट। अब क्या क्या आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या क्लेम्स जो है उसको ऐड कर सकते हो? मान लो कोई एरियर्स ऑफ रेंट था, या मीन प्रॉफिट, या मैसने नहीं है, ये मीन पढ़ते हैं इसको, तो कोई मीन प्रॉफिट्स है उसको आप उसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट को उसने तोड़ा है अबाउट होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी को मान लो एक पर्सन ने होल्ड कर रखा था और उसमें उसने कोई भी चेंजेस किए, लेकिन जो ओनर थे उसकी बिना परमिशन थे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसको भी वो उसके अंदर ऐड कर सकता है। एक बार इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो कोई पर्सन ए है, उसने बी को रिकवरी ऑफ लैंड के लिए स्यू किया। अब वो उसके साथ क्या क्या ज्वाइन कर सकता है? तो जो भी रेंट एरियाज थे फ्रॉम बी, वो उसके लिए सू कर सकता है सेम जमीन के ऊपर। बट मान लो कोई अनरिलेटेड क्लेम्स है, मान लो डैमेजेस फॉर सेपरेट बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो उसके अंदर शामिल नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है रूल 5, क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और एयर्स। अब मान लो कोई पर्सन ए था, उसका कोई एग्जीक्यूटर था, कोई एडमिनिस्ट्रेटर था, या कोई उसका एयर्स था। एयर्स यहाँ पे मतलब जो भी उसका उत्तराधिकारी था, मतलब ए के जाने के बाद जो भी वाई है, मान लो उसका बेटा है, तो वो उसका एयर कहलाएगा। इफ समवन इज स्यूड इन कैपेसिटी ऑफ एग्जीक्यूटर, अगर मान लो किसी पर्सन को स्यू किया जा रहा है किसकी कैपेसिटी में? एग्जीक्यूटर के रूप में मान लो उसको स्यू किया जा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में स्यू किया जा रहा है, या एयर्स, एयर्स ऑफ डिसीज, मतलब जब वो पर्सन नहीं रहा तो उसके जो भी एयर्स होंगे, अगर उसको उस बेस पे स्यू किया जाता है, तो उससे सिर्फ उतना ही वसूला जा सकता है जितना उस स्टेट की वैल्यू है। अब मान लो ए पर्सन है, बी उसका बेटा है। अब ए ने कोई लोन वोन या जो भी लिया होगा, अब वो ड्यू टू सर्टेन रीजन उसकी डेथ हो जाती है, तो जिससे भी लोन लिया था वो जो पर्सन है वो उससे सिर्फ उसकी जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ उतना ही वसूल सकता है। मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये थी और लोन का अमाउंट 200 रुपये था, तो आप सिर्फ 100 रुपये तक ही ले सकते हो उसके बेटे से। 100 रुपये से ज़्यादा उसके बेटे से आप वसूल नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाता है सेपरेट ट्रायल्स। रूल 6 क्या बोलता है सेपरेट ट्रायल्स के बारे में? मतलब अगर मान लो बहुत सारी कॉज ऑफ एक्शन को साथ में मिला दिया गया, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ट्रायल है, जो भी सुनवाई है, वो कंफ्यूज हो रही है, डिफिकल्ट हो रही है, इनकन्वीनियंट हो रही है। तो कोर्ट क्या कर सकता है कि वो सेपरेट ट्रायल रख सकता है हर कॉज ऑफ एक्शन के लिए अलग से। एक बार इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो ए है पर्सन, उसने बी को स्यू किया फॉर रिकवरी ऑफ लोन, डैमेजेस फॉर डिफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि मुझे इन दोनों मैटर को सेपरेट वे से डील करना चाहिए या उसको ट्रायल में लाना चाहिए, तो कोर्ट ऐसा वो कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है और नेक्स्ट आ जाता है रूल 7। ये क्या बताता है? ऑब्जेक्शंस ऑन मिसजॉइंडर। अब अगर कोई भी जो ए पर्सन ने बी के अगेंस्ट केस किया, तो ए यहाँ पे हो गया प्लेंटिफ मतलब कंप्लेनेंट, बी हो गया यहाँ पे डिफेंडेंट जो केस को डिफेंड कर रहा है। अब अगर मान लो डिफेंडेंट को ये लग रहा है कि ए ने उसके अगेंस्ट जो भी केसेस किए हैं उसमें से कुछ गलत क्लेम्स उसने कर दिए, मतलब वो उस केस के अंदर होने नहीं चाहिए थे, तो उसे बहुत जितनी जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के साथ या अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पर उसे ऑब्जेक्शन उठा देनी है कि भाई ये जो मैटर था इस केस के अंडर नहीं आना चाहिए था, ये जो क्लेम था इस केस के अंदर मेंशन नहीं होना चाहिए था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है? अब अगर वो ऐसा नहीं करता, मतलब अर्लीस्ट स्टेज पे ऑब्जेक्ट नहीं करता, तो उसका ये जो राइट है कि भाई ऑब्जेक्शन करने का, ये आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो ए ने बी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन वन केस। अब अगर बी को लगता है कि जो क्लेम है, जो कि बी के अगेंस्ट केस किया गया है, अब अगर बी को लगता है कि जो क्लेम है ये गलत इस केस के अंदर आ गया है, तो वो उसको जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्शन उसके ऊपर रेज कर सकता है।
क्योंकि बाद में अगर वो साइलेंट रहता है तो बाद में उसके पास ये अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फ्रेमिंग ऑफ सूट्स के ऊपर। Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.